Hey everyone, welcome to Magnet Brains Hindi medium channel. This is Palak Rakhiani, your English educator. Dear class 10 students, hope you all are doing absolutely amazing. सब बहुत ही बढ़िया होंगे and ready हैं आज के इस धमाकेदार सेशन के लिए. अभी धमाकेदार क्यों है? क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक का जो चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ऑलरेडी हमने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समरी एंड एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कंप्लीट कर लिया है. अब वक्त आ गया है भाई, जो इतनी हमने तैयारी की है तो उसका हम एक टेस्ट क्यों ना ले लें. सो एमसीक्यूज आर बेसिकली सुपर इंपॉर्टेंट, नंबर 1 फॉर योर एग्जामिनेशंस, क्योंकि आपके एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. तो ये पूरा वीडियो जो है क्विज के फॉर्म में चलेगा, जिसकी डिटेल मैं आपको आगे दूंगी. उससे पहले सबको पता है किससे शुभ मुहूर्त करते हैं हम, है ना, किससे शुरुआत करते हैं, हमारे वर्ड की. तो आज का एक नया वर्ड ऑफ द डे, यानी आसान वर्ड है, चिंता मत करो, पलक मैम कोई खतरनाक वर्ड नहीं देती हैं. ऐसे शब्द जो आप डेली में यूज कर सकते हो, और ये शब्द तो बहुत ही बढ़िया है स्पेशली लड़कियों के लिए, है ना. तो जितने भी लोग हैं लड़कियों को ये कह सकते हैं, अरे वही लड़कियां जो बहुत ज्यादा कचर कचर पकड़ पकड़ यानी बहुत बोलती रहती हैं, मतलब चालू होती है तो रात तक बात खत्म होती है उनकी, है ना. जैसे हमारी बसंती, है ना, एक बार चालू हुई कि रुकी ही नहीं. तो ऐसे इंसान को हम यूजुअली क्या कहते हैं, हम कहते हैं जैसे अंजलि इज अ टॉकेटिव गर्ल, तो हम ज्यादातर टॉकेटिव वर्ड का यूज करते हैं, इजंट इट. तो इट्स टाइम टू चेंज दिस वर्ड अ बिट. इसकी जगह अब आप कह सकते हो दैट अंजलि इज अ चैटर बॉक्स. व्हाट इज द वर्ड? द वर्ड इज चैटर बॉक्स, यानी कोई भी इंसान जो बहुत ज्यादा बोलता हो. हु इज अ चैटर बॉक्स? अ पर्सन हु स्पीक्स अ लॉट. आप जब वर्ड लिखेंगे डू रिमेंबर टू राइट द मीनिंग ऑफ इट एंड उसके साथ एग्जाम्पल भी मेंशन करिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब खोल के देखोगे ना तो याद रहे चीजें. सो चैटर बॉक्स कौन है? अ पर्सन हु स्पीक्स अ लॉट. जैसे हमारी बसंती है, शोले वाली बसंती. तो एग्जाम्पल यहाँ पे अपन लिख के देखते हैं. लेट्स राइट द एग्जाम्पल. बसंती, है ना, बसंती का ही नाम लिख लेते हैं भाई. बसंती इज अ चैटर बॉक्स. चैटर बॉक्स यानी बहुत ही ज्यादा बोलती है वो. और राइट, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का नया वर्ड ऑफ द डे आपको बहुत ही पसंद आया होगा. अब मूव ऑन करते हैं. अच्छा, सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है ना, लड़के भी होते हैं चैटर बॉक्स. ओके, ऐसे बेचारी नहीं तो सारी जो है फीमेल स्टूडेंट्स कहेंगे यार मैम ऐसी बात नहीं है. चलो, सो नाउ वर्ड ऑफ द डे से शुरुआत हो गई. अब आगे आते हैं हमारी मेन जो कहानी है एमसीक्यूज की. तो देखो नीचे आपको अपनी ही आंखों से दिख रहा है एक सेक्शन, कमेंट सेक्शन. बोलो मैम दिख रहा है ना, इतना तो दिख रहा है. अब क्या करना है, क्विज कैसे चलेगा, आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिखेगा, यू विल फाइंड 4 ऑप्शंस ए बी सी डी. करना क्या है, सिंपल सा काम है ना. फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट चलेगा यहाँ पे. एंड आई नो, आई बिलीव यू गाइस, तुम लोग बहुत फास्ट हो टाइपिंग में, है कि नहीं. तो जैसे ही सवाल आएगा आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर लिखना है. जैसे क्वेश्चन 1 है, एक डैश लगाना है, डैश लगे नहीं लगे ठीक है. और जो भी ऑप्शन आपको करेक्ट लगता है बस उसका जो है लेटर लिख देना है. जैसे ऑप्शन अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन डी करेक्ट लगता है, आपने लिख दिया, कमेंट डाल दिया. कुछ ही सेकंड में मैं आपको आंसर बताऊंगी, आपने चेक करना है कि आपका आंसर सही था या नहीं. तो इससे होता क्या है, होता यह है कि हमारा मेन गोल क्या है भाई, व्हाट इज आवर गोल, हमारा लक्ष्य क्या है, 10th के बोर्ड एग्जाम. तो वहां तक पहुंचते पहुंचते हमारी ये जो बोलते हैं ना सिली मिस्टेक हो गई मैम, इतना सा एरर हो गया, वी हैव टू इंप्रूव दैट, इजंट इट. तो आज अगर मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो, गलतियां कर रहे हो, कोई बात नहीं, डोंट बी सैड दैट ओ वी आर मेकिंग मिस्टेक्स ना. मिस्टेक करो चलेगा, लेकिन मिस्टेक का इंप्रूवमेंट इज द प्रॉपर सोल्यूशन, है ना. तो आज जो गलती करी है आपको बस ध्यान देना है उस पर अच्छे से, ठीक है. एंड लास्ट में सबको पता है हम क्या करेंगे, हम जो है अपना स्कोर शेयर करेंगे कमेंट सेक्शन में. जितने भी आपके मार्क्स आए आप बताओ, ताकि नेक्स्ट जो क्विज है, नेक्स्ट जो एमसीक्यू होगा उसमें आप और इंप्रूव कर पाए. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए भाई तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल से. तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. क्वेश्चन नंबर 1 सेज, हु बिकेम साउथ अफ्रीका's first black president after centuries of white rule? Is it A. Julius Malema, B. Nelson Mandela, C. Jacob Zuma, or is it D. Thabo Mbeki? यानी साउथ अफ्रीका का, दक्षिण अफ्रीका का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट, यानी पहले जो है काले या श्वेत राष्ट्रपति कौन बने. यानी इतने सालों के वाइट रूल, वाइट का मतलब होता है गोरे लोगों ने जो इतने सालों तक साउथ अफ्रीका पे शासन किया था, अब फाइनली आजादी की लड़ाई लड़के किन्ने उन पर जो है, कौन जो है बन गया पहला ब्लैक प्रेसिडेंट. ये तो जीके के हिसाब से भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है.
करेक्ट आंसर सबको पता ही है मैम, चैप्टर दिख रहा है किसके ऊपर है, नेल्सन मंडेला जी के ऊपर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ये तो आई नो कोई क्वेश्चन ये गलत नहीं करेगा। ऑलराइट, नेल्सन मंडेला जी बने थे फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ऑल गुड, फटाफट से आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे बिना किसी देरी के, और बता दो इसका आंसर। क्वेश्चन रीड करते हैं। हाउ मेनी सीट्स डिड नेल्सन मंडेलास African National Congress ANC party win in the first democratic elections in South Africa? A 200 seats, B 300, C 252 या D 400 seats। तो सीट्स आपको समझ आती है ना, जैसे अपने यहाँ भी इंडिया में भी अलग अलग पार्टीज हैं, तो एक नंबर ऑफ सीट्स डिसाइड होती है, फिर कौन सी पार्टी कितनी सीट जीती है। एंड अगर कोई पार्टी जो है आधे से ज्यादा सीट जीत जाती है तो बहुमत उनकी तरफ हो जाती है, राइट। तो अल्टीमेटली वो पार्टी जो है विक्ट्री प्राप्त कर लेती है। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी ने ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये इनकी पार्टी थी, है ना। तो अब यहाँ पे वो पार्टी फर्स्ट डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक, पहले जो इनके इलेक्शन हुए थे यानी लोगों ने अपने मनपसंद लीडर को वोट दिया था, तो वो कितनी सीटों से जीते थे एंड एग्जैक्ट डेटा दिया था। तो इतनी देर मैंने बोल लिया, आंसर दे दिया होगा। करेक्ट आंसर के लिए मैं बताती हूँ आपको पूरी बात। देखो टोटल वहां पे कितनी सीट्स थी, टोटल थी 400 सीट्स, ठीक है, टोटल थी 400 सीट्स। और ANC यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने कितनी सीटें जीत ली, 252 सीट ये जीत गए। तो यानी ये विजेता हुए कि नहीं, कैसे, तो देखो बेटा 400 का आधा कितना होता है 200, 252 200 से ज्यादा है ना, यानी आधी से ज्यादा सीट, तो इनको बहुमत मिल गई। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। ये थोड़े थोड़े डेटा हैं जो कि आपको अच्छे से याद रखने हैं। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन व्हिच सेज where did the inauguration ceremony of Nelson Mandela take place? Is it A. Johannesburg, B. Cape Town, C. Pretoria, or is it option D. Durban? यानी नेल्सन मंडेला जो बता रहे हैं साउथ अफ्रीका की इनॉग्रेशन सेरेमनी यानी इंडिपेंडेंस डे हुआ, और इनॉग्रेशन यानी एक नए अफ्रीका, एक नए साउथ अफ्रीका का जहां जन्म हुआ, उस सेरेमनी में वो सेरेमनी कौन सी जगह पे हुई थी, है ना, कौन सी प्लेस पे हुई थी। अच्छा एक हिंट दे दूं, ये जगह जो है ना, दिस इज द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। हाँ जी, यानी जिस जगह पे इनॉग्रेशन हुआ था वो जगह साउथ अफ्रीका की कैपिटल है। ये मेरा आर है और इतना अजीब क्यों दिख रहा है पता नहीं, ठीक है, साउथ अफ्रीका, ठीक है, कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका है। तो आई नो करेक्ट आंसर सबको पता चल गया है। मैम ऑप्शन सी है यार, प्रिटोरिया, इतनी बार देखा है हमने। प्रेटोरिया इज द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका एंड यहीं पे जो है इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी। ओके, ऑल गुड। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे और दे दीजिए बिल्कुल फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की तरह इसका आंसर। हाउ मेनी कंट्रीज, पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज अटेंडेड द इनॉग्रेशन सेरेमनी? A 50, B 100, C 140 और इज इट D 200? यानी जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी वहां पे कितने कंट्रीज के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े दिग्गजों ने अटेंड किया था? तो हाँ जी, आपके चैप्टर की लाइन में क्लियरली दिया गया है कि सो एंड सो कंट्रीज के नेता, पॉलिटिशियंस, वर्ल्ड लीडर्स वहां पे आए थे। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर, आपको मेमोरी टेस्ट करनी है, नो वन शुड ओपन द बुक्स, राइट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 140 कंट्रीज। यस, टोटल 140 देशों से अलग अलग जो है लीडर्स आए थे, क्या विटनेस करने के लिए कि फाइनली इतने सालों बाद जो है साउथ अफ्रीका को अपनी इंडिपेंडेंस मिल गई। ग्रेट, इज द आंसर मार्क्ड सो दैट वी कैन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन सेज व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द पीपल ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रेटोरिया आफ्टर द सेरेमनी? सवाल अच्छा है, सवाल क्या कहता है समझाती हूं। प्रेटोरिया में जो सेरेमनी हुई, राइट, इनॉग्रेशन सेरेमनी, उस सेरेमनी के बाद वहां के पीपल यानी वहां के जो देश के लोग थे, जो सिटीजन्स थे, उनका कैसा रिएक्शन था? रिएक्शन इन द सेंस वो क्या फील कर रहे थे? इज इट ए प्रोटेस्ट्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस, बी इंडिफरेंस एंड एपैथी, सी वायलेंस एंड अनरेस्ट, और इज इट डी सेलिब्रेशन एंड जॉय? तो कैसा फील कर रहे थे लोग? तो देखो अभी सेरेमनी किसकी थी यार? इंडिपेंडेंस डे की। और आजादी, सोचो जब हमारे देश को आजादी मिली तो क्या था, हम खुश थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। तो सेम यहाँ पे था किनके साथ? साउथ अफ्रीका के लोगों के साथ। दे वर वेरी हैप्पी डिस्पाइट ऑफ देयर कलर। हर रंग के लोग, गोरे काले, जैसा कलर था उनका, सब रोड पे एक साथ आए थे, सब उस इंडिपेंडेंस को एंजॉय कर रहे थे, यानी हर्षोल्लास में थे, बहुत ही खुश थे वो कि फाइनली जो है जिन बेड़ियों से बंधे थे वो सब खुल चुकी है। सो करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? देखो प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन यानी क्या, वो
आंदोलन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, बिल्कुल नहीं। इंडिफरेंस एंड एपैथी यानी अभी भी वो जो है बहुत ही ज़्यादा फीलिंग्स उनके हर्ट हो रही थी और बहुत ही ज़्यादा अलग फील कर रहे थे, नहीं। वायलेंस एंड अनरेस्ट यानी जो है लड़ाई हो रही थी, लोग बेचैन हो रहे थे, नहीं। करेक्ट आंसर इज सेलिब्रेशन एंड जॉय। ओके, इजी इजी ऑप्शन है सारे। आते हैं अगले सवाल पे, आपके स्क्रीन पे दारा इज क्वेश्चन नंबर 6। हाउ डिड नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज एड्रेस? अब यहाँ पे कुछ लोगों को लगता है दिस एड्रेस मीन्स पता। एड्रेस का मतलब पता भी होता है, लेकिन यहाँ पे एड्रेस का मतलब होता है, जैसे देखो कभी भी आप एक बड़े मंच पे जाते हो, आप जब कोई स्पीच देते हो, जब कोई भाषण देते हो, तो आपके आसपास जो लोग हैं ना, वहां पे आप उन्हें एड्रेस करते हो, है ना। जो श्रोतागण है, जो सुन रहे हैं, आप उन्हें एक एड्रेस करते हो कि उनको साक्षी में रख के आप कुछ बोलते हो। तो यहाँ पे वही पूछा गया है, नेल्सन मंडेला जी ने अपनी स्पीच में साउथ अफ्रीका यानी जो एड्रेस है, स्पीच बेसिकली आप साउथ स्पीच को एड्रेस कह सकते हो, राइट। तो उन्होंने, अब कोई यार तुम बताओ, प्रेसिडेंट बनाए किसी कंट्री का, इतने टाइम से वो स्ट्रगल कर रहे थे, तो उन्होंने अपने देश के भविष्य के लिए कुछ तो सोचा होगा, राइट। तो वहां पे उन्होंने क्या बोला ये आपको बताना है। इज इट ऑप्शन ए, ही एक्सप्रेस्ड कंसर्न्स अबाउट कंटिन्यूड ऑपरेशन, बी, he emphasized the need for unity and reconciliation, C, he warned of potential conflicts and division, or is it D, he called for a complete overhaul of the political system? तो उन्होंने क्या बताया था? बोलो मैम, आंसर तो बिल्कुल क्लियर है पढ़ते ही, दैट फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, he emphasized the need for unity and reconciliation। पहले ऑप्शन में है कंटिन्यूड ऑपरेशन, कि अभी भी वो दबाव डलता रहेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। वॉन्ड ऑफ पॉलिटिकल, नहीं, कॉन्फ्लिक्ट डिविजन्स तो होंगे ही नहीं। ओवरऑल पॉलिटिकल सिस्टम को ही पूरा पलट दो, नहीं, ये भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि अब हमें किसके, हम आजाद तो हो चुके हैं, अब हमें जरूरत है यूनिटी एंड रिकॉन्सिलिएशन, यानी लोगों में एकता की, प्रेम की, और हम साथ में मिलके आगे बढ़े, ताकि हमारा देश जो है वर्ल्ड वाइड जो है आगे बढ़ सके, राइट, उसमें पीस मेंटेन कर सके। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ही एम्फसाइज्ड द नीड फॉर यूनिटी एंड रिकॉन्सिलिएशन। ऑल गुड, चलिए आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच सेज, ये भी डेटाबेस क्वेश्चन ही है। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी साउथ अफ्रीकन्स रिगार्डलेस ऑफ रेस participated in the post inauguration celebrations? A 10,000, B 50,000, C 1 lakh और D 5 lakh। यानी अप्रोक्सीमेटली अनुमानन कितने साउथ अफ्रीकन ने पोस्ट इनॉग्रेशन, पोस्ट यानी क्या होता है, बाद में, यानी इनॉग्रेशन सेरेमनी हो गई उसके बाद पार्टिसिपेट किया किसमें, बिल्कुल जो है नहीं नाचते गाजते वो रोड पे सेलिब्रेशन कर रहे थे, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? तो करेक्ट आंसर क्या है, डेटा दिया है, इट्स ऑप्शन सी 1 लाख। अच्छा ये मत सोचना मैम वो खड़े होके गिन रहे थे क्या, यहाँ लिखा है क्लियरली अप्रोक्सीमेटली, यानी अनुमानन जो है 1 लाख साउथ अफ्रीकन डिस्पाइट ऑफ देयर कलर, यानी हर कलर के, व्हाइट हो गए, ब्लैक हो गए, ब्राउन हो गए, हर कलर के लोग जो है वहां पे सेलिब्रेट कर रहे थे। ग्रेट, चलिए आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच सेज, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में अब देखो मैंने क्या किया है, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, क्वेश्चन बहुत भी ऐसा नहीं कि भाई बहुत अलग क्वेश्चन आते हैं, व्हाट डू दे डू इज स्मार्ट, मतलब तरीका करते हैं एग्जामिनर कि वो उसी सवाल को बस पूछने का तरीका बदल देते हैं, राइट, जैसे इंग्लिश में एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं ना, तो तरीका बदल देते हैं पूछने का। सो नाउ एट दिस पॉइंट कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने पर्पसली ऐसा क्वेश्चन रखा है कि सेम ही है, बस पूछने का तरीका अलग है, तो जैसे भी पूछे आंसर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सवाल क्या है, where did the inauguration ceremonies for South Africa's first democratic non-racial government take place? Is it A, Johannesburg, B, Cape Town, C, Pretoria, or is it D, Durban? तो बोलो मैम अभी तो आंसर दिया था, वैसा ही है क्वेश्चन, बस हल्का सा अलग तरीका है। अब पूछिए लोकतांत्रिक या नॉन रेशियल गवर्नमेंट का जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी वो कहाँ हुई? We all know it's capital of South Africa, that is प्रेटोरिया। तो तभी मैंने जल्दी जल्दी बता दिया कि फटाफट से इसका आंसर तो आ ही गया होगा। अब जल्दी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, व्हाट डज नेल्सन मंडेला प्लेज टू डू इन हिज इनॉग्रेशन स्पीच? यानी उन्होंने जो अपने इनॉग्रेशन में भाषण दिया था उसमें उन्होंने क्या प्लेज किया कि भाई मैं सो एंड सो करूंगा, अपनी कंट्री के लिए विजन लेके चले होंगे ना वो, तो उन्होंने क्या कहा था? इज इट ए, अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन and devote himself to the well-being of the republic and its people? B, seek revenge against those who oppressed the people? C, establish a new form of government based on racial discrimination?
और इज इट डी वेलकम इंटरनेशनल गेस्ट्स बट एक्सप्रेस डिसकॉन्टेंट विथ देयर प्रेजेंस? तो क्या करा होगा उन्होंने? बोलो मैम करेक्ट आंसर बिल्कुल दिख रहा है ऑप्शन ए। क्यों? देखो, अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? संविधान। अपहोल्ड करना मतलब क्या होता है? बनाए रखना, यानी संविधान के जितने भी लॉज है उसमें जितने भी बातें हैं मैं उसे जीवन भर बनाए रखूंगा एंड डिवोट हिमसेल्फ, अपने आप को पूरा समर्पित कर दूंगा साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए, उनकी वेलबींग के लिए, यानी उनके लिए जो भी अच्छा हो सके मैं पूरी तरह से करूंगा। ठीक है, ऑप्शन तीनों में फिर भी पढ़ लेती हूँ। ठीक है, बी क्या है? सीक रिवेंज। रिवेंज यानी क्या? अरे वही बदला, बदला है ना, बदला लेना, बदले की आग में ऐसे नहीं थे यार नेल्सन मंडेला जी, है ना, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं था। अब सी, एस्टैब्लिश अ न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। भाई इसी से दूर तो वो भग रहे थे, वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से ही तो आजादी पाना चाह रहे थे, तो ऐसी गवर्नमेंट तो वो बिल्कुल नहीं लाएंगे। और डी, डी तो फनी है ऑप्शन भाई, कि वेलकम इंटरनेशनल गेस्ट्स बट एक्सप्रेस डिसकॉन्टेंट विद देयर प्रेजेंस। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि बाहर से अंतरराष्ट्रीय गेस्ट को बुला लेंगे बढ़िया, और उनकी साक्षी में डिसकॉन्टेंट यानी बहुत ही ज्यादा बताएंगे कि हम कैसे असंतुष्ट है, रोएंगे गाएंगे। सो ये तो था ही नहीं मैम। तो करेक्ट आंसर हम समझ गए कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 9 का, दैट इज ऑप्शन ए। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 कहता है हु वाज द सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट sworn in before Nelson Mandela during the inauguration? Is it A. Zenani Mandela, B. Thabo Mbeki, C. F.W. de Klerk और D. Jacob Zuma? So ये इन्फॉर्मेशन थी जैसे नेल्सन मंडेला जी ऑटोबायोग्राफी में बता रहे थे कि मेरी जो है ना ओथ टेकिंग, यानी मैं जब शपथ लेने जा रहा था, शपथ ग्रहण, तो उससे पहले जो है किनका शपथ ग्रहण हुआ था? पहले तो सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट का हुआ था एंड देन फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन थे? उपराष्ट्रपति, है ना, द्वितीय उपराष्ट्रपति जिसे कहते हैं ना, उपराष्ट्रपति, तो वो कौन थे? नेल्सन मंडेला से पहले जेनानी मंडेला यानी उनकी बेटी थी, थाबो एम्बेकी थे, एफडब्ल्यू डी क्लर्क थे, या जेकब ज़ुमा? सो करेक्ट आंसर सबको पता है क्या है? जेनानी? नहीं, जेनानी तो उनके साथ आई थी उनकी बेटी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एफडब्ल्यू डी क्लर्क। हो सकता है आई थिंक लेसन में आपको एफडब्ल्यू नहीं दिया हो, लेकिन डी क्लर्क तो याद है ना, डी क्लर्क नाम दिया गया था, जो इनका सरनेम आप कह सकते हो। तो डी क्लर्क थे, सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे, जिनकी शपथ यानी स्वर्ण, स्वर्ण का मतलब क्या होता है? शपथ लेना। जैसे आपने देखा होगा इंडिया में भी हमारे जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनते हैं, है ना, तो वो शपथ लेते हैं, तो वैसे ही किसने ली थी? एफडब्ल्यू डी क्लर्क ने शपथ ली थी। ऑल गुड, चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। बताइए फटाफट से इसका आंसर। व्हाट डज नेल्सन मंडेला रेफर टू व्हेन ही मेंशंस an extraordinary human disaster that lasted too long in his speech? A. The apartheid regime, B. The civil war in South Africa, C. The economic recession, or is it D. The struggle for independence? यानी नेल्सन मंडेला जो है, आप बताऊं मैं, तो जब उन्होंने कहा ना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर जो कि बहुत लंबा चल गया। डिजास्टर सबको पता है, अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनो हो गए, डिजास्टर्स होते हैं। ह्यूमन डिजास्टर क्या होता है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। तो यहाँ पे वो किस चीज की बात कर रहे थे आपको बताना है। अपार्टाइड रेजिम की, सिविल वॉर हुआ साउथ अफ्रीका में उसका, इकोनॉमिक रिसेशन, और या फिर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, अपार्टाइड। अब यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? किस चीज की वो बात कर रहे थे? कौन सी ऐसी चीज है जो ह्यूमन डिजास्टर है? तो क्लियरली ये वर्ड ऑलरेडी हम पढ़ते आ रहे हैं, सबको करेक्ट आंसर पता होगा, ऑप्शन ए, द अपार्टाइड रेजिम। भाई ये वर्ड, इस वर्ड को दिलो दिमाग में बसा लो, क्योंकि पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यही है, इसी पे तो बेस था पूरा इनका जो है ना स्ट्रगल। क्यों परेशान थे ये? अपार्टाइड सिस्टम से। अपार्टाइड क्या होता है? अपार्टाइड इज बेसिकली ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम होता है जहां पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी लोगों के जाति के या रंग के आधार पे, मात्र उनके स्किन के कलर के आधार पे उनसे भेदभाव किया जाता है, जस्ट लाइक ब्लैक एंड व्हाइट। क्लियर है? सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, द अपार्टाइड रेजिम। क्लियर है? चलिए बहुत ही बढ़िया, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। चलिए क्वेश्चन 12 सेज व्हाट डज नेल्सन मंडेला प्लेज टू लिबरेट द पीपल फ्रॉम इन हिज स्पीच? यानी नेल्सन मंडेला ने बात करी है कि मैं लोगों को आजाद कर दूंगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरेट? लिबरेट का मतलब होता है आजाद कर दूंगा। ये उन्होंने प्लेज लिया कि मैं अपने लोगों को इस चीज से आजाद कर दूंगा। किस चीज से? वही तो आपको बतानी है। इज इट ऑप्शन ए पॉलिटिकल ऑपरेशन,
बी पॉवर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन, सी फॉरेन कंट्रोल, डी सोशल इनइक्वालिटी। तो देखो सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे थोड़े हो सकते हो कंफ्यूज, 1 मिनट बाद आंसर दूंगी, तब तक मैं चाहती हूँ सब आंसर दो, है ना। 1 मिनट बाद दूंगी, पहले तो मैं देखूं कि सबको आंसर आ रहा है कि नहीं। थोड़े कंफ्यूज हो गए इफ आई सेड, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। नेल्सन मंडेला ने ये स्पीच कब दी थी, मुझे बताइए। ये स्पीच कब दी थी? जब उनके देश को इंडिपेंडेंस मिल गया था, आजादी। किससे मिल गई थी आजादी भाई? मिली किससे थी? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से, यानी भेदभाव से। तो अब एक थोड़ा सा जो है ना, क्या लगाएंगे हम? क्या लगाएंगे? कॉमन सेंस लगाएंगे कि अगर ऑलरेडी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की यहां बात हो चुकी है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पॉवर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन। क्योंकि ऑलरेडी जब उन्हें आजादी इस चीज से मिल चुकी है, तो अब वो इस चीज से आजादी की बात नहीं कर रहे थे। वो आगे कहते हैं आई विल लिबरेट माई पीपल फ्रॉम पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, और जो वो पिछड़े रह जाते हैं दुनिया में, है ना, उस चीज से मैं अब, क्योंकि देखो भेदभाव से तो आजादी ज्यादातर मिल गई, लेकिन पॉवर्टी, गरीबी, और जो आगे चीजें आएंगी उन सब से, जो डिस्क्रिमिनेशन होगा उन सब से मैं आजादी दिलाऊंगा। तो परफेक्ट आंसर यही बैठता है यहाँ पे, पॉवर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ओके, क्लियर है? आप बिल्कुल लेसन की जो चैप्टर की लाइन दी है वहां पे क्लियरली उनके स्पीच के टाइम पे लिखा गया है पॉवर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ऑलराइट, क्लियर है? सो क्वेश्चन 12 का आंसर होता है ऑप्शन बी। The next question on your screen is question 13, which says, according to Nelson Mandela, what will never happen again in South Africa? नेल्सन मंडेला जी के अनुसार ऐसी कौन सी चीज है इन चारों में से जो अब साउथ अफ्रीका में कभी भी नहीं होगी? Is it option A, the installation of a non-racial government? Option B, the presence of world leaders in South Africa? C, the experience of oppression and discrimination, or is it D, the hosting of international guests? क्या नहीं होगा? नेवर यानी नहीं होगा बताना है। तो इंस्टॉलेशन ऑफ अ नॉन रेशियल गवर्नमेंट, यानी एक ऐसी सरकार आएगी जो नॉन रेशियल यानी रेस के आधार पर भेदभाव नहीं करे, ऐसी सरकार आएगी, बिल्कुल आएगी। ठीक है, तो नेवर वाली बात तो है नहीं, ये तो आनी है, नेवर वाली बात बतानी है आपको। नंबर 2, प्रेजेंस ऑफ वर्ल्ड लीडर्स इन साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका में भी दुनिया भर देश विदेश से जो है बड़े बड़े नेता होंगे। यहाँ पे हमारे यहाँ जो नेता बनेंगे वो पूरी दुनिया में नाम रोशन करेंगे, बिल्कुल सही बात है। द एक्सपीरियंस ऑफ ऑपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी डिस्क्रिमिनेशन यानी ऑपरेशन, भेदभाव, दबाव डालना, ये एक्सपीरियंस होगा नहीं। यही तो बोला था नेल्सन मंडेला ने कि दिस एक्सपीरियंस, ये चीज साउथ अफ्रीका में अब कभी नहीं होगी कि एक जो है जाति के लोग, एक रेस के लोग दूसरों पे जो है दबाव डालें या डिस्क्रिमिनेट करें उन्हें। ओके, तो ये कभी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। What will never happen again in South Africa? The experience of oppression and discrimination. Hosting of international guests तो होगी, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर से जो हमारे अतिथि आएंगे उनको हम होस्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। Next is question number 14, which says, how does Nelson Mandela conclude his speech? A very very good question. Conclude का मतलब क्या होता है कि उन्होंने अपने भाषण का, बोलते हैं ना अंत में हम कुछ बातें कहते हैं, तो उन्होंने अपने भाषण का अंत किन बातों से किया? Is it A, with a call for unity and reconciliation? B, with a promise to establish a new political system? C, with gratitude towards international guests? D, with a blessing for the African continent? ट्रिकी क्वेश्चन है। अब इसमें आपको चाहिए क्या होगा? जो आपने पूरी स्पीच पिया ना, उसको स्पीच पढ़ी है, पी नहीं है, स्पीच जो पढ़ी है आपने, तो आपको समझ आएगा कि लास्ट में, यानी स्पीच का पूरा पार्ट था, शुरुआत उन्होंने कैसे करी, फिर बीच में उन्होंने क्या बताया, एंड देन एट लास्ट व्हाट डिड ही से। सो इनफ टाइम इज गिवन, आई होप। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्या था भाई? उन्होंने अपने अफ्रीका के लिए ब्लेसिंग मांगी गॉड से, है ना, कि जो है हम गॉड जो है ब्लेस अफ्रीका, है ना, कि जो है जो भी सुपर पावर है वो हमारे पूरे देश पे अपनी ब्लेसिंग्स बना के रखें। और इस तरह से उन्होंने अपनी स्पीच का अंत किया। जैसे यूजुअली होता है ना, हम कभी भी भाषण का अंत करते हैं तो हम कहते हैं ना, मे गॉड ब्लेस अस, या इस टाइप से। सो ही कंक्लूडेड हिज स्पीच विद अ ब्लेसिंग फॉर द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ओके, चलिए क्वेश्चन 15 सेज, व्हाट अनइंटेंडेड इफेक्ट डिड द डेकेड्स ऑफ ऑप्रेशन एंड ब्रूटैलिटी हैव? अ वेरी गुड क्वेश्चन। वैसे तो सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जहां स्टार मार्क लगा दो तो समझ जाना कि थोड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अनइंटेंडेड इफेक्ट यानी क्या हुआ, डिकेड्स यानी सालों से जो दबाव डाला जा रहा था, जो उत्पीड़ना सहनी पड़ रही थी लोगों को, है ना, ब्रूटैलिटी, बिल्कुल मारपीट जो चलती थी, उन डेकेड से यानी इतने सालों से ऐसा कौन सा इफेक्ट, ऐसा कौन सा अनइंटेंडेड प्रभाव, यानी ये सोचा नहीं था। अरे कॉमन सी बात है, तुम किसी को मारोगे पीटोगे तो क्या सोचोगे, कौन सा इफेक्ट आएगा, वो परेशान होगा, है ना, वो रोएगा गाएगा, नीचा हो जाएगा। लेकिन ये जो प्रभाव हुआ था ना, अनइंटेंडेड यानी सोची भी नहीं थी। तो ऐसा क्या इफेक्ट हुआ था साउथ अफ्रीकन के ब्लैक लोगों के ऊपर? ए, इट क्रिएटेड लास्टिंग वुंड्स इन द कंट्री। B, it produced courageous and wise individuals. C, it led to the discovery of valuable minerals. या D, it divided the people based on their background. तो कौन सा अनइंटेंडेड इफेक्ट था? देखो, इंटेंडेड इफेक्ट कौन सा होगा? क्या सोचा होगा, अच्छा क्यों गोरे जो है कालों को परेशान करेंगे, क्या मजा आ रहा है उनको मारने में पीटने में? होता है लोगों का ईगो होता है कि सामने वाला नीचे गिर जाएगा, बहुत उसको जख्म हो जाएंगे जीवन में। ये तो इंटेंडेड इफेक्ट है, ये तो पता है। अनइंटेंडेड क्या हुआ कि वही मैंने बॉल वाला एग्जांपल आपको बताया था, बॉल से खेलते हो ना, तो कभी किसी बॉल को जब जितनी जोर से आप नीचे मारोगे, ऑब्जर्व किया होगा, है ना, जितनी जोर से आप बॉल को नीचे मारोगे उतनी वो ऊपर उठेगी। यानी तो जितना व्हाइट्स ने यानी गोरों ने कालों को जब दबाया था, तब उनमें से बहुत ही ज्यादा करेजियस यानी साहसी और वाइस यानी बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान जो है इंडिविजुअल्स निकल के आए। क्योंकि होता है ना, कोई जब दबाता है तो अब एक डर है ना, इतना ही मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए, तो वैसी चीज होने लगी एंड बहुत ही अच्छे अच्छे लीडर्स जो है साउथ अफ्रीका से निकल के आए। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इट प्रोड्यूस्ड करेजियस एंड वाइस इंडिविजुअल्स। और यही था एक अनइंटेंडेड इफेक्ट, यानी खुद गोरों ने नहीं, व्हाइट्स ने नहीं सोची होगी कि हम इन्हें इतना परेशान करते हैं, लेकिन इसमें से भी जो है इतने ज्यादा साहसी लोग निकल के आ सकते हैं। सो क्वेश्चन 15 का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। आइए पढ़ते हैं स्वीट 16 क्वेश्चन क्या कहता है। Who are some of the notable individuals mentioned in the passage as examples of extraordinary courage and wisdom? यानी what are they asking? They are asking that ये जो notable individuals बताए गए थे आपको किसमें, आपके चैप्टर में। नोटेबल इंडिविजुअल यानी ऐसे कुछ लोग जिनके नाम लिए थे नेल्सन मंडेला ने कि भाई हमारी आज़ादी में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है, यानी ये बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं। तो आपको आई थिंक 5 to 6 नेम्स थे, है ना। एंड ये मत समझो मैम बहुत डिफिकल्ट नेम्स है, आप 4-5 बार उनको पढ़ोगे ना, लिटरली आपके दिमाग में मेमोराइज हो जाएंगे। ओके, तो बताया है यहाँ पे ट्रिपलेट्स में एक्चुअली 3 नाम के आपको ग्रुप दिए गए हैं। अब आपको चारों ऑप्शन को, अब ऐसा नहीं करना फटाफट से पढ़ के भाग रहे हो, चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ो कि किन में वो 3 नाम बिल्कुल सही हैं, क्योंकि हो सकता है 1-2 नाम चेंज कर दिए गए हो। सो ऑप्शन ए, ओलिवर टैम्बोस, वॉल्टर सिसलू एंड चीफ लुथलिस। बी, सुभाष चंद्र बोस, ब्राम फिशर्स एंड रॉबर्ट सुबुक्विस। सी, यूसुफ डैडोस, अब्राहम लिंकन एंड वॉल्टर सिसलू। या डी, ब्राम फिशर्स, चीफ लुथलिस एंड महात्मा गांधी। तो इसमें मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ, एलिमिनेशन मेथड होता है। सिर्फ इंग्लिश में नहीं बचा, आप किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टाइम पे यानी कॉम्पिटिटिव में जब बड़े हो गए ना, सबसे ज्यादा ये यूज किया जाता है एलिमिनेशन मेथड। एमसीक्यू में क्या होता है, एलिमिनेशन, है ना, जैसे रियलिटी शो में हटा देते हैं कंटेस्टेंट को, तो यहाँ हम भी ऐसे करते हैं। ऐसा ऑप्शन जो हमें लगता है कि यार दुनिया इधर की उधर हो जाए, दिस वोंट बी दी आंसर, ये आंसर नहीं होगा। तो अब क्लियरली दिख रहा है ऑप्शन बी में सुभाष चंद्र बोस जी है। तो वो कहाँ चले गए, साउथ अफ्रीका, वो तो हमारे लिए थे ना, हमारे फ्रीडम फाइटर थे, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। देन एक ऑप्शन में आ गए अब्राहम लिंकन, तो अब्राहम लिंकन की भी यहाँ पे बात नहीं थी। ऑप्शन डी, महात्मा गांधी जी कहाँ चले गए, तो क्लियरली आपको ये चौथा ऑप्शन बचता क्या है, यही वाला। तो ओलिवर टैम्बोस, वॉल्टर सिसुलिस एंड चीफ लुथुलिस, ये 3 नाम प्रॉपर्ली मेंशन थे पैराग्राफ में साउथ अफ्रीका की आजादी के लिए, जो बहुत साहसी थे एंड बहुत ही बुद्धिमान थे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तरीका समझे, कभी कभार ऐसा होता है कि मैम अगर आंसर नहीं भी आए तो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स, है ना, वैसे तो सब याद होना चाहिए, बट कभी कभार होता है ना ऐसा, कुछ कंफ्यूजन आ जाता है, तो आप डिफरेंट टेक्निक्स को अपना लो जिससे आप आंसर घूम फिर के निकाल पाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, गेट रेडी फॉर इट। क्वेश्चन नंबर 17, लेट्स रीड द क्वेश्चन। What did the author learn from their comrades in the struggle? A, the meaning of courage and resilience. B, the importance of material wealth. C, the value of diamonds and minerals. Or is it D, the significance of oppression and brutality? सवाल समझ आया? देखो सवाल में क्या पूछा है, What did the author? Author कौन है? Author तो लेखक है,
तो अब मुझे बताओ, लेखक ने अपने कॉमरेड्स बेसिकली कौन होते हैं, जो उनके साथी, जो उनके साथ थे, फ्रीडम फाइटर थे, लेखक ने अपने साथियों से क्या सीखा उस स्ट्रगल में, उस स्ट्रगल के टाइम में जब वो अपने देश के लिए कुछ करना चाह रहे थे, तो बहुत जेल जाना पड़ा, ये वो सब सहना पड़ा, तो उन्होंने अपने साथियों से क्या सीखा। तो अब मैम लेखक की बात कहाँ से आई? अरे ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ये क्या है, सभी को बता चुकी हूं मैं ऑलरेडी पढ़ते टाइम भी, दिस इज एन ऑटोबायोग्राफी, है ना। ये क्या है? जीवनी है, आत्मकथा है, किन की? नेल्सन मंडेला। तो ऑटो का मतलब क्या होता है? उन्होंने खुद लिखी है ये। तो यानी यहाँ पे लेखक कौन हुए? नेल्सन मंडेला। तो बात किसकी हो रही है? मंडेला जी की हो रही है। सीधा सीधा पूछते तो कैसे मजा आता। मैंने घुमा के पूछा कि भाई हमारे लेखक ने उनके साथियों से क्या सीखा। तो कौन लेखक? नेल्सन मंडेला। तो उन्होंने अपने साथियों में स्ट्रगल के टाइम में क्या सीखा? ए मीनिंग ऑफ करेज एंड रेजिलियंस, यानी जो है साहस और डटे रहना। रेजिलियंस यानी कि कोई भी मुश्किल आए और उसके सामने जो है बिल्कुल उसको खड़े रहना डट के, ये सीखा। इंपॉर्टेंस ऑफ मटेरियल वेल्थ, यानी पैसा, वेल्थ क्या होती है, धन दौलत के बारे में सीखा। इज इट सी द वैल्यू ऑफ डायमंड्स एंड मिनरल्स, यानी हीरे जवाहरात मिनरल्स की वैल्यू सीखी। या डी सिग्निफिकेंस ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी, और किसी को दबाना या किसी को ब्रूटली बहुत ही परेशान करना, उसका सिग्निफिकेंस सीखा। तो बोलो मैम इजी पीजी लेमन स्क्वीजी आंसर इसका, इट इज ऑप्शन ए, द मीनिंग ऑफ करेज एंड रेजिलियंस, यानी उन्होंने अपने साथियों से क्या सीखा कि जीवन में जितनी भी दिक्कत आए बहादुर रहना है, साहस को मेंटेन रखना है, क्योंकि ये दुनिया वाले तो भाई ये क्यों छोड़ेंगे आपको, है ना, ये तो आप पे दबाव डालेंगे, बट यू हैव टू बी करेजियस एंड यू हैव टू बी रेजिलिएंट। और यही चीजें जो है मंडेला जी ने अपने कॉमरेड्स यानी अपने साथियों से सीखी थी। और होता है ना आपके आसपास वाले अगर पॉजिटिव हो, मैं हमेशा कहती हूँ, मैं नहीं मतलब ऐसा कहा जाता है हमेशा कि जो है संगत का असर बहुत मैटर करता है ना। आपकी जो वाइब, आपकी जो ट्राइब है वो आपकी वाइब को अट्रैक्ट करती है, यानी आपको समझना चाहिए कि आप किन लोगों के साथ हैं। अगर आप पॉजिटिव, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, इफ यू आर इन अ ग्रुप ऑफ पॉजिटिव पीपल, अच्छा ग्रुप का मतलब 10-15 लोग नहीं, 3-4 लोग भी आप दोस्त हो ना, तो इफ यू आर इन अ ग्रुप ऑफ पॉजिटिव पीपल, आपका दुनिया देखने का नजरिया अलग होता है। एंड नेगेटिविटी में रहोगे तो वही दुखी दुखी। तो कहीं ना कहीं उनको भी अपने साथियों से अगर पास वाला साहस दिखा रहा है, हिम्मत दिखा रहा है, तो होता है ना नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि हम में भी वो हिम्मत आ जाती है। ठीक है, चलिए तो हिम्मत आ गई अगले क्वेश्चन की। ऑलराइट, क्वेश्चन 18 क्या कहता है? हाउ डज द ऑथर डिफाइन, किस चीज को डिफाइन करते हैं? करेज को। करेज क्या होती है भाई? साहस को। तो ऑथर कौन है मैम? पता है हमको, अब तो क्या बता रहे हो आप फिर से, नेल्सन मंडेला ऑथर है। अब नेल्सन मंडेला जी ने करेज की डेफिनेशन क्या दी थी? इज इट A, the absence of fear, B, the suppression of fear, C, the triumph over fear, or is it D, none of the above? तो how does the author define courage? किसकी इसकी डेफिनेशन पूछी है? साहस की। तो ये मेरे हिसाब से तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एंड ये चैप्टर का मेरा फेवरेट पार्ट था, जो उन्होंने डेफिनेशन दी थी ना कि साहसी इंसान किसे कहते हैं, या साहस एक्चुअल में किसे कहा जाता है। ओके, सो आई थिंक सबने आंसर अगर दे दिया है ऑलरेडी, तो इट्स टाइम कि मैं आपको बता दूं। पहले तो सभी वर्ड्स का मतलब आना चाहिए। अब हर जगह डर दिया है ना। पहला, क्या साहस ये है कि डर ही नहीं हो, एब्सेंस ऑफ फियर, या साहस ये है सप्रेशन ऑफ फियर? सप्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा? दबा देना, किसी चीज को छुपा देना, है ना, दबाव डालना, यानी डर तो है लेकिन उसको मैंने एकदम हाइड कर दिया, छुपा दिया। या फिर ट्रायम्फ ओवर फियर, ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है? विक्ट्री। डर तो है, देखो डर तो सभी को लगता है, लेकिन जो डर के ऊपर ट्रायम्फ यानी विजय पाले, वो है करेज। या डी, नन ऑफ द अबव। तो इजी पीजी अगेन क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, द ट्रायम्फ ऑफ फियर। नेल्सन मंडेला ने बताया है कि साहस वो नहीं है कि डर नहीं लगता, कि अरे भाई मुझे तो किसी चीज से डर नहीं लगता। सबको डर लगता है कहीं ना कहीं, और डर का मतलब ये नहीं है कि हम घबरा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें अपनी फैमिली के लिए डर लगेगा कि उनको कुछ ना हो जाए, ये ना हो जाए, डर तो सबको लगता है। लेकिन व्हाट इज साहस, व्हाट इज करेज? कि उस डर पे विजय पाना, एक राइट अंडरस्टैंडिंग, एक सच्ची समझ से उस डर के ऊपर विजय पाना इज एक्चुअल करेज। ओके, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 19 सेज, व्हाट डज द ऑथर सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ हेट्रेड एंड लव? अब दो बात यहाँ पे चली थी, क्योंकि व्हाइट्स और ब्लैक्स में कहीं ना कहीं हेट्रेड जो पैदा हुई थी, तो हेट्रेड यानी नफरत, ठीक है, नफरत और प्रेम के ऊपर उन्होंने दो चीज कही थी, बातें कही थी। वो क्या थी? इज इट ए
hatred is innate while love is learned, love is innate while hatred is learned, hatred is more natural than love, या D none of the above। तो अब मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगी, फटाफट से आंसर बताओ एंड देन आंसर क्या है यहाँ पे देखो, हेट्रेड और लव। तो हुआ क्या कि जब ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव कब होता है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब पैदा होता है, पैदा होता ही तो नफरत नहीं होती है ना, पैदा होते ही पता है गोरा है काला है इसकी गोद में नहीं जाना है, इससे बात नहीं करना है, नहीं। लेकिन जब आप बड़े होते हो तो धीरे धीरे क्या आपको नफरत, हेट्रेड सिखाई जाती है, आपको लर्न कराई जाती है ना, कि ये लोग सही नहीं है, ये नीची जाति के हैं, ये ऊंची जाति के हैं, अरे ये दूसरे देश के हैं, सिखाई जाती है ना कहीं आप सिखाई इन द सेंस आप टीवी में, न्यूज में, लोगों से सुनते सुनते सीखते हो, है कि नहीं। अब लव क्या होता है? प्रेम। प्रेम तो बहुत ही नेचुरल है ना, प्रेम मतलब इंसान को अगर नफरत सिखाई भी जाए और प्रेम सिखाया जाए तो प्रेम के तरफ एक नेचुरल इन्नेट होता है, अंदर से ही वो है ना इंक्लाइन यानी झुकाव आ जाता है। सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ आपको, आपकी अगर मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं आपको बहुत डांट के पढ़ाऊँ, मैं आपको बार बार चिल्लाती रहूँ कि ये कर लो शांति से, ये कर लो, ये करते क्यों नहीं है तुम लोग को बार बार जो है डांटती रहूँ, बार बार तुम लोग की बुराई करती रहूँ, तो एक चिड़ सी मच जाती है ना। लेकिन वही बात अगर कोई भी आपको प्यार से बोले, देखो कोई बात नहीं, टाइम अपना थोड़ा अच्छे से मैनेज करो, इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करो, है ना, हो पाएगा, तो कैसा है ना, प्रेम के प्रति जो है ऑलरेडी जो नॉर्मली इंसान जो है ना इंक्लाइन हो जाता है, क्योंकि सबको अच्छा लगता है कि कोई उनसे अच्छे से बात करे। तो सिमिलरली यहाँ पे नेल्सन मंडेला ने बताया है कि लव इज इननेट, यानी नेचुरली वो निकल के आता है प्रेम की भावना, और नफरत तो कहीं ना कहीं सिखाई जाती है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट लव इज इननेट। इननेट का मतलब होता है नेचुरल होता है, अंदर से निकल के आता है, व्हाइल हेट्रेड इज लर्न्ड, और नफरत कहीं ना कहीं सिखाई जाती है। ग्रेट, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20 which says what did the author observe in the guards even during the grimmest times in prison। यानी ऑथर यानी नेल्सन मंडेला ने जब उनको प्रिजन में, यानी उनको जब जेल में डाल दिया गया था, है ना, कैद में थे, पता है ना 27 से 30 साल समथिंग वो जेल में थे, तब जेल में भी उन्होंने ऐसा क्या ऑब्जर्व किया, किस टाइम में, ग्रिमिस्ट यानी सबसे जो है ना कह सकते हैं बहुत ही स्ट्रगलिंग टाइम में, उस टाइम में कितनी परेशानी होगी, कितने ही दुखी होंगे वो, कितना ही सैड सा माहौल होगा, है ना, उस टाइम में भी जेल में नेल्सन मंडेला जी ने क्या ऑब्जर्व किया? ए हेट्रेड एंड क्रुएलिटी, बी फियर एंड ऑप्रेशन, सी ह्यूमैनिटी एंड कंपैशन, और इज इट डी इग्नोरेंस एंड प्रीजुडिस। इन चारों चीजों में से क्या ऑब्जर्व किया नेल्सन मंडेला जी ने? तो ये बात जो है ना एक कहानी के तौर पे थी, उन्होंने बताया था कि वहां पे जो गार्ड्स होते हैं ना, गार्ड्स इन द सेंस जेल में जो आपको बंद करते हैं, तो नेल्सन मंडेला ने कहा जब मैंने उस गार्ड को देखा ना, तो बोला मात्र चंद सेकंड के लिए, मतलब मात्र 1 सेकंड के लिए भी ना मैंने उसकी आंखों में कहीं ना कहीं एक, बोलते हैं ना सामने वाले के लिए थोड़ी सिंपैथी होती है, सहानुभूति होती है, बोला मात्र 1 सेकंड के लिए, क्योंकि यार गार्ड भी कौन है तो ह्यूमंस ही ना, क्योंकि कभी कभार लोगों को वो चीज कर लेनी पड़ती है वो जो नहीं करना चाहते। आप किसी को वो देखते होंगे गार्ड्स के, इनको कितना परेशान किया जा रहा है, ये तो बेचारे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, इतना मारा जा रहा है, किसी को देख के एकदम ही तेरे दुश्मनी हो यार, तरस आ जाता है। तो यही जो है ना नेल्सन मंडेला जी ने बात ऑब्जर्व की कि मात्र शायद 1 सेकंड के लिए उन्होंने उनकी आंखों में जो है ना क्या देखा, इंसानियत देखी और कंपैशन देखा कहीं ना कहीं। तो बोला कि वो एक चीज भी मेरे लिए जो है ना बढ़िया सा डोज थी आगे चलने के लिए, है ना, दैट फीलिंग केप्ट मी गोइंग, यानी उसने मुझे मोटिवेट कर दिया कि ठीक है, मतलब इंसानियत बची है, ऐसा नहीं है कि हैवानियत पूरी आ चुकी है, लोगों में इंसानियत है, चाहे कुछ सेकंड के लिए, हो सकता है वो भी कहीं मजबूर हो, राइट, उसको भी ये करना पड़ रहा हो। सो करेक्ट चीज क्या है, इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स, यानी सोचो वो जेल में थे, इतना परेशान होने के बावजूद भी, मैंने कहा ना हमेशा जब आप पॉजिटिव नजरिया रखोगे ना, सिर्फ देखने के नजरिए की बात है, दुनिया में कोई प्रॉब्लम एक्चुअल में नहीं होती है, हम क्रिएट करते हैं, है ना। अगर आप पॉजिटिव दृष्टि रखोगे तो उन्होंने देखो जेल में होते हुए भी एक सकारात्मक सोच रखी, ही वाज लुकिंग एट द ब्राइटर साइड, तो तभी जो है आज वो अपने देश को आजादी दिला पाए हैं एंड साउथ अफ्रीका जो है इतना प्रोग्रेस कर रहा है। सो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, ह्यूमैनिटी एंड कंपैशन। ओके, चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21 व्हिच सेज व्हाट डज द ऑथर डिस्क्राइब एज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश। यानी लेखक किस चीज के बारे में बोलते हैं कि ये ऐसी फ्लेम है, ऐसी ज्वाला है ना, जो शायद छुपाई तो जा सकती है लेकिन एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है,
कभी भी बुझाई नहीं जा सकती। यानी कौन सी चीज ऐसी ज्वाला है, जैसे आप देखते हो ना दिया है, तो दिए के सामने मैंने अगर कोई बड़ा सा जो है बॉक्स रख दिया तो शायद आपको दिया दिखेगा नहीं, लेकिन दिया बुझा नहीं है, उजाला तो है ही, बस सामने अंधेरा आ गया है, राइट। सो कौन सी बात करी है उन्होंने इसमें? इज इट ए मैन्स गुडनेस, इंसान की अच्छाई, बी हेट्रेड एंड प्रिजुडिस यानी नफरत और प्रिजुडिस मतलब होता है पक्षपात, सी करेज एंड रेजिलियंस यानी साहस और इंसान का जो है डट के रहने वाला एटीट्यूड, या डी ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी किसी के ऊपर दबाव डालना। तो उन्होंने ये बात किस चीज से कही थी, याद है सबको? चलिए देखो, अब यहाँ पे बात किन की हो रही थी? वाइट पीपल की, है ना, वाइट लोगों की। और जैसे अभी मैंने आपको गार्ड वाली बात बताई, तो देखो अभी तो ये इनको जेल में डाल रहे थे, इनको परेशान कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने कहा ना कि गार्ड में भी मुझे कुछ सेकंड के लिए क्या दिखी, उसकी इंसानियत दिखी। तो अब वो इंसानियत कहीं चली तो नहीं गई थी उसी के अंदर, है ना। यानी वो फ्लेम थी, वो ज्वाला जल तो रही थी लेकिन छुपा दी गई थी, पर कभी बुझी नहीं थी। यानी कहीं ना कहीं इंसान के अंदर अच्छी इंसानियत आ सकती है। ऐसा नहीं है कि आप अपने एटीट्यूड को चेंज नहीं कर सकते। हो सकता है आपको किसी से बहुत नफरत हो, लेकिन धीरे 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 बदलाव आते होते ना, एक टाइम आता है जब आप बदलते हो। आपने देखा होगा आपके दादा दादी, मम्मी पापा जो पहले जमाने में अलग थे, लेकिन धीरे धीरे, है ना, कुछ कुछ चेंजेस हमें जमाने के हिसाब से कुछ कुछ करने पड़ते हैं, राइट। बदलाव आ सकते हैं। तो सेम बात यहाँ पे है। A flame that can be hidden but never extinguished is a man's goodness. इंसान की अच्छाइयाँ, जो उसकी अच्छी क्वालिटीज होती हैं, ह्यूमैनिटी, रिस्पेक्ट आप कह सकते हो सामने वाले के लिए, राइट, या सिंपैथी फील करना। ओके चलिए, सो 21 का आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 22, which says what does the author imply about the potential for change in people's attitudes and beliefs? A. Change is impossible once hatred is learned. B. Change can only be achieved through force. C. Change is inherent in the human heart. Or is it D. Change is unlikely due to deep-rooted prejudice. सवाल समझ आया कि नहीं? देखो, सवाल कहता है कि लेखक ने क्या बताया है, किस चीज का पोटेंशियल बताया है कि लोगों का एटीट्यूड और बिलीफ के ऊपर उन्होंने क्या बात की गई है। क्या इनमें बदलाव हो सकता है लोगों के एटीट्यूड में? यानी अगर फॉर एग्जाम्पल उन्हें नफरत सिखाई गई है, तो क्या इस एटीट्यूड में कभी चेंज आ सकता है या नहीं? वो ताम्र ऐसे ही रहेंगे। सो क्या ऐसी बात है? ए कहता है चेंज इज इम्पॉसिबल वन हेट्रेड इज लर्न, यानी एक बार नफरत सीख ली तो बदलना नहीं हो सकता। तो देखो, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। तो ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल हो, जरूर आ सकता है, शायद टाइम ले, बट ये पहला ऑप्शन तो हो गया इनकरेक्ट। बी, चेंज कैन ओनली बी अचीव थ्रू फोर्स, आपको किसी में बदलाव लाना है तो आपको उस पर जोर डालना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, उल्टा फोर्स से तो कोई बदलता नहीं है। किसी बच्चे को तुम बार बार डांट के कुछ कहो तो वो उल्टा और काम नहीं करेगा, लेकिन एक बार आप अगर किसी को जो है ना, कोई बच्चा हो, उसको आप प्रेम से, उसको आप अच्छे तरीके से बोलोगे तो ऑफ कोर्स देयर माइंड विल चेंज। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सी, चेंज इज इनहेरेंट इन द ह्यूमन हार्ट, यानी इंसान के दिल में जो है चेंज इनहेरेंट है, यानी बदलाव आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। सर्कमस्टांसेस बदलते हैं, सामने वाला आपसे अलग तरीके से बात करेगा तो आपके दिल में होता है ना, नहीं यार अब ठीक है, वो अच्छा हो गया है, उस दिन शायद हो सकता है वो गुस्सा होगा, राइट। तो चेंज हो सकता है, इट्स इनहेरेंट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, चेंज इज इनहेरेंट इन ह्यूमन हार्ट। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 23, which says what does the author consider as the greatest wealth of the country? नेल्सन मंडेला जी के अनुसार किसी भी देश की सबसे बड़ी वेल्थ का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ी जो उनकी कमाई होती है, क्या होती है? इज इट ए वैल्यूएबल मिनरल्स एंड जेम्स, यानी बहुत ही बेशकीमती जो है देश में जो मिनरल्स पाए जाते हैं, जो बड़े बड़े जेम्स होते हैं, हीरे जवाहरात होते हैं, वो होते हैं। बी, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, यानी लोगों में एकता और विभिन्नता। सी, द पीपल ऑफ द कंट्री, यानी उस देश के लोग, वहां की जनता। या डी, द एब्सेंस ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी, या फिर ऑपरेशन और ब्रूटैलिटी नहीं हो। इनमें से कौन सी ग्रेटेस्ट वेल्थ है? तो आपको, अब देखो, कुछ लोग आंसर सोचेंगे अरे मैम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी भी तो हो सकता है, डी भी तो हो सकता है, लेकिन हमेशा मैं कहती हूँ इंग्लिश में कभी कभार जब आपको चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन आता है ना लिटरेचर में, तो अपने मन से आंसर मत दिया करो। हमारा दिमाग तो बहुत कुछ सोच सकता है ना। जैसे इंडिया में हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, आपको चैप्टर किसका दिया है? नेल्सन मंडेला जी का। उन्होंने क्या बात कही थी आपने वो बतानी है, ठीक है, आप अपने हिसाब से नहीं बताओगे। अब नेल्सन मंडेला जी ने क्लियरली कहा था
द वेल्थ ऑफ द कंट्री इज इट्स पीपल, यानी किसी भी देश की सच्ची कमाई क्या होती है, हीरे जवाहरात गोल्ड कितना इकोनॉमी है, नहीं, वहां के लोग, उधर की जनता, क्योंकि यार जनता से ही तो देश बनता है, isn't it? So correct answer क्या होगा? ऑप्शन सी, the people of the country. And to remember this, you should be well versed with the chapter. अच्छे से आपको चैप्टर की लाइनें पढ़नी है, तब जाके जो है ना आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट फिट बैठेंगे. ओके, ग्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज क्वेश्चन नंबर 24. भाई फटाफट से तो दे दो इसका आंसर मुझे जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ूं. क्वेश्चन कहता है, what does the author suggest about the relationship between oppression and character development? यानी पहले क्वेश्चन समझा देती हूँ. लेखक ने इन दो चीजों के बीच में रिश्ता क्या बताया है? किसके बीच में रिश्ता? एक तो ऑपरेशन, ऑपरेशन यानी जो दबाव डालते हैं एक दूसरे पे, है ना, जो किसी पे पक्षपात करते हैं, जैसे कौन ऑपरेशन करता है? गोरे. ऑपरेशन और कैरेक्टर डेवलपमेंट. कैरेक्टर डेवलपमेंट यानी कौन सी पर्सनैलिटी उसमें से निकल आती है, यानी किसी को अगर दबाया जाता है जीवन में, किसी को नीचा दिखाया जाता है, तो उसमें से कौन सी कैरेक्टर निकल के आता है, कौन सी पर्सनैलिटी निकल के आती है? Is it A, oppression hinders character development? B, oppression leads to higher character development? C, oppression has no impact on character development? Or is it D, oppression leads to the decline of character? तो इसके आंसर में मैं चलो आपको एक हिंट तो चलो दे ही सकती हूँ, है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, मेरे सब प्यारे स्टूडेंट्स हो तो मैं एक हिंट दे देती हूँ. अभी वही एग्जाम्पल जो मैंने बताया था आपको. कौन सा एग्जाम्पल? बॉल वाला, है ना. ये एक बॉल है, इस बॉल को आप जितना नीचे डालोगे ये क्या होगा? जितना नीचे मारोगे इतना ऊपर जाएगी. यानी किसी भी चीज को जितना नीचे दबाया जाता है लोगों द्वारा या किसी के भी द्वारा, वो उतना और निखर के आता है ना, कि कितना और दबाओ वो और निखर के आएगा. तो यही बात बताई थी. क्या बोला था नेल्सन मंडेला जी ने? कि जितना ज्यादा ऑपरेशन होता है उतने ही ज्यादा हायर कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, यानी और शानदार पर्सनालिटी के लोग. क्योंकि देखो, अगर आप आराम भरी जिंदगी जी रहे हो ना, आराम से बैठे हो, तो आपको क्या कष्ट उठाना? आपके जीवन में चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स है, तभी तो आपको अपना असली पोटेंशियल समझ आता है कि यार भाई मुझ में ये भी क्वालिटी है, मैं ये भी करके दिखा सकता हूँ या दिखा सकती हूँ. Okay, so what is the perfect answer? Oppression leads to higher character development. Hinder का मतलब होता है रोकना, रोक डालना. नो इम्पैक्ट तो है ही नहीं. डिक्लाइन यानी नीचे जाना कैरेक्टर का, तो ये सब आंसर नहीं है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. उम्मीद करती हूँ सभी ने यही आंसर दिया होगा. ऑल गुड, चलिए. The next question on the screen is question number 25, which says, what does the flyover of South African jets, helicopters and troop carriers symbolize? A, military dominance. B, precision and military force. C, loyalty to democracy. या D, a demonstration of power. अच्छे से सोच समझ के आंसर देना. यहाँ पे आपको पता है ना, साउथ अफ्रीकन जब सेरेमनी चल रही थी, तो साउथ अफ्रीका के जो जेट्स वगैरह हो रहे थे ना, वो सब क्या सिंबलाइज कर रहे थे? मतलब अलग अलग फॉर्मेशन, जैसे अपने यहाँ नहीं होता इंडिपेंडेंस डे, तो बढ़िया प्रदर्शन होते हैं, तो वहां भी वहां के जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, पायलट्स, पूरे ट्रूप कैरियर्स प्रदर्शन कर रहे थे. तो अब जो प्रदर्शन कर रहे थे उससे वो क्या सिंबलाइज, यानी क्या दर्शाना चाह रहे थे? व्हाट वाज देयर पर्पस? क्या उनका पर्पस ये था? वो मिलिट्री डोमिनेंस दिखा रहे थे कि भाई हमारी मिलिट्री है, हमारी सेना है, हम कितने डोमिनेटिंग है, वो बता रहे थे, है ना, कि बहुत दम है हमें. बी, प्रिसिशन एंड मिलिट्री फोर्स, कि कैसे मिलिट्री फोर्स बढ़िया सा उनके सारे काम प्रिसाइज होते हैं, बिल्कुल ही परफेक्ट होते हैं. सी, लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, यानी वो ये बता रहे थे कि अब अगर हमारे देश में लोकतंत्र आ चुका है तो हम इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से पालन करेंगे, ना, यानी हम सरकार के साथ अच्छे से रहेंगे, राइट, जो भी रहेगा हम मिलके करेंगे. या फिर डी, अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पावर, यानी वो अपनी ताकत दिखा रहे थे. तो परफेक्ट आंसर इसमें क्या था? ये मिलिट्री जो है ना, ये शो ऑफ नहीं कर रहे थे. इनका क्या कहना था? क्योंकि अब जो है साउथ अफ्रीका में इतने सालों के गोरे शासन के बाद क्या आ गई? डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र आ गया. तो लोकतंत्र को लॉयल्टी, अब मैंने हमेशा बताया है कि किसी भी कंट्री की आर्मी और गवर्नमेंट का जो है ना रिलेशन काफी अच्छा होना चाहिए, राइट. तो डेमोक्रेसी में यही होता है, द आर्मी एंड द गवर्नमेंट दे कोऑर्डिनेट. तो यहाँ पे आर्मी की ड्यूटी थी, तो वो अपनी ड्यूटी निभा रही थी, एंड वो ये बता रही थी कि अब जो डेमोक्रेसी आ गई है हम उसके लिए अपनी लॉयल्टी बिल्कुल दिखाते हैं. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी. कोई ये मत करा जाना मैम डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पावर, वो तो ताकत दिखा रहे थे अपनी. ठीक है, चलिए. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26, which says, who saluted the author and pledged their loyalty? किसने ऑथर, यानी ऑथर कौन? नेल्सन मंडेला जी को जो है प्लेज किया उनकी लॉयल्टी को, है ना. हु सैल्यूटेड, सैल्यूटेड यानी
ऐसे उन्होंने सलाम किया और बताया कि हम आपकी तरफ लॉयल हैं। कौन? इज इट ए द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, बी साउथ अफ्रीकन सिटीजन्स, सी फॉरेन डिग्निटरीज, और इज इट डी नन ऑफ द अबव? चारों में से क्या आंसर होगा बताओ? किसने जो है मंडेला जी को आके सैल्यूट किया और उन्होंने जो है शपथ लिया और उन्होंने बोला कि हम आपकी तरफ पूरे लॉयल हैं? तो करेक्ट आंसर मुझे लगता है ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है, इट्स ए द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस। ये वही लोग हैं जो कुछ टाइम पहले, मंडेला जी बताते हैं, ये वही लोग हैं जो कुछ टाइम पहले मुझे जेल में डाल देते थे और आज ये टाइम है कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिल चुकी है, डेमोक्रेसी आ चुकी है, सो यही मुझे अब सैल्यूट कर रहे हैं। ओके, चलिए next question is question 27 and the question here says what colors did the smoke trail of the Impala jets leave behind? A very good question. क्वेश्चन कहता है इम्पाला जेट बेसिकली जो साउथ अफ्रीका के जेट्स थे, उन्होंने, जब आपने कभी प्रदर्शनी देखी है, जब ऐसे ना बड़े बड़े जो जेट्स होते हैं ना, यूं है ना, जेट्स पता है ना क्या होते हैं, है ना, विमान जो उड़ते हैं हवा में, जेट्स होते हैं ये। तो अब ये जब जेट्स चलते हैं, ठीक है, डोंट माइंड द जेट आई एम ड्राइंग राइट नाउ, जब ये जेट्स चलते हैं ना तो ये पीछे से कुछ कुछ स्मोक छोड़ते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे जो इन्होंने स्मोक छोड़ी थी ना, ये स्मोक बेसिकली किसी कलर के ट्रेल में थी। ट्रेल बेसिकली क्या होता है? स्मोक ट्रेल एक ऐसी लेयर बनती हुई जा रही थी। तो वो क्या थी? ए ब्लैक रेड एंड ग्रीन, बी रेड ग्रीन एंड ब्लू, सी ब्लू ग्रीन एंड गोल्ड, और इज इट डी ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड? तो ये मैं आपको बता देती हूँ ये कौन सी स्मोक ट्रेल थी। बेसिकली वो साउथ अफ्रीका का, आजाद साउथ अफ्रीका का नया झंडा दिखा रहे थे, राइट। जैसे इंडिया में भी होता है ना जेट्स, तो अपना ट्राई कलर दिखता है, तो वैसे ही जब वहां इंडिपेंडेंस मिली तो वो जेट्स जो है बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन से स्मोक ट्रेल से पीछे जो फ्लैग के कलर्स है वो निकाल रहे थे। तो आपको ईजी आंसर है, ईजी तरीका याद करने का, आपको इतना याद करना है 5 कलर्स से, ठीक है, 5 कलर्स से। जिसको ये उनके लिए जिनको याद नहीं होते, जिनको याद हो जाता है बहुत ही बढ़िया भाई, तो आपको तो कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। जिनको याद नहीं होता है वो ऐसे याद कर सकते हैं इसको, ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड। तो यहाँ पे 2 लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, बी स्क्वायर जी स्क्वायर आर, मैथ्स पढ़ते हो ना, बी जी आर है, बी स्क्वायर जी स्क्वायर आर, यानी क्या है? ब्लैक ब्लू, ठीक है, ब्लैक ब्लू ग्रीन गोल्ड और रेड है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो गए? 5 कलर्स हैं एंड दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी, जो उस टाइम में निकले थे अफ्रीकन फ्लैग से। तो आपके चैप्टर में ये 5 कलर दिए हैं, आपको याद रखना है, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, ओके। और याद नहीं हो तो ये तरीका, जिसको याद हो गया आप उसको जरूरत नहीं है, जिसको याद नहीं हो बी स्क्वायर जी स्क्वायर आर आप याद कर सकते हो इक्वेशन, ठीक है। चलिए बोलो पलक मैम मैथ्स पे आ गई है ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28, अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच सेज What national anthems were sung during the inauguration? कौन से राष्ट्रीय गान गाए गए थे? संग वर्ड क्या है? सिंग का पास्ट टेंस है ना। ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन के समय कौन से नेशनल एंथम्स, एक नहीं 2 गाए गए थे, क्योंकि व्हाइट लोगों का था एक और एक ब्लैक लोगों का था। 4 ऑप्शन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। इज इट ए नकोसी सिकिलेली अफ्रीका एंड डायस्टेम, बी नकोसी सिकिलेली अफ्रीका and the Star Spangled Banner? Is it C, Diastem and La Marsalis? Or is it D, the La Marsalis and the Star Spangled Banner? तो एक बार भी अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो ना, मैं बता रही हूँ, देखा भी हो, आराम से नाम आ जाएगा, इजी से नाम है ना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नकोसी सिकिलेली एंड डायस्टेम, है ना। नकोसी सिकिलेली अफ्रीका एंड डायस्टेम, ये दोनों क्या थे? ये दोनों नेशनल एंथम थे। एक नेशनल एंथम था ब्लैक का और एक था व्हाइट का। तो ये दोनों नेशनल एंथम्स वहां पे गाए गए थे, क्योंकि अब लोकतंत्र आ चुका है, आज़ादी मिल चुकी है, तो दोनों नेशनल एंथम गाए थे। अच्छा, इनका मीनिंग क्या होता है बता देती हूँ, है ना। नकोसी सिकिलेले अफ्रीका का मतलब होता है लॉन्ग लिव यू नो अफ्रीका, मतलब बहुत जिए, ब्लेस हो हमारा अफ्रीका। और डायस्टेम का मतलब होता है द वॉइस, यानी आवाज। ओके, क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 28, What does the author mention about the lyrics of the old anthem Diastem? Author ने क्या mention किया था जो उनका पुराना anthem था Diastem, उसके बारे में? Is it A, both whites and blacks despised the lyrics? B, neither group knew the lyrics on that day? C, only whites knew the lyrics of the anthem? Or is it D, both whites and blacks knew the lyrics by heart? यानी यहाँ पे उन्होंने एक बात बताई थी कि जब नेशनल एंथम दोनों गाए जा रहे थे व्हाइट्स और ब्लैक्स के, तब क्या स्थिति थी।
तो स्थिति ये थी, अब क्योंकि क्या होता था ना, दोनों अलग ग्रुप थे तो सब अपने अपने नेशनल एंथम गाते थे, तो अब ये डिसाइड हुआ था कि हम एक दूसरे के गाएंगे सेक्युलरिज्म के लिए, राइट। बट हुआ क्या, जब वो नेशनल एंथम गा रहे थे तो दोनों में से किसी को भी जो है ना एक दूसरे के नेशनल एंथम के लिरिक्स याद नहीं थे, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने क्या था, नाइदर ग्रुप न्यू दी लिरिक्स ऑन दैट डे, क्योंकि पहला दिन था। लेकिन क्या कहा मंडेला जी ने कि धीरे धीरे जो है अब ये एक दूसरे के नेशनल एंथम जब भी गाए जाने लगेंगे तो सबको लिरिक्स याद हो जाएंगे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, नाइदर ग्रुप न्यू दी लिरिक्स ऑन दैट डे। नाइदर यानी दोनों में से किसी भी ग्रुप को याद नहीं थे। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 ऑन योर स्क्रीन सेज, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द सिस्टम दैट वाज क्रिएटेड बाय द व्हाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। यानी साउथ अफ्रीका के जो गोरे लोग हैं उन्होंने एक कैसा सिस्टम तैयार किया था जो मंडेला जी ने अच्छे से बताया था। इज इट ए रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क पीपल, डार्क स्किन्ड पीपल, बी अ हार्मोनियस को एग्जिस्टेंस अमंग डिफरेंट रेसेस, C, a system of equality and justice for all, or is it D, a peaceful transition of power? जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं भाई स्पीड बढ़ाते जाओ, क्योंकि अब तो मैम इतना चैप्टर याद आ गया है। क्या था सिस्टम कि सफेद लोग जो हैं यानी गोरे जो हैं वो कालों पे शासन करेंगे, यानी रेशियल डोमिनेशन, ताकत दिखाएंगे अपनी, उनको जो है चैन से जीने नहीं देंगे। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट दी डार्क स्किन्ड पीपल, क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शंस तो पीस के ऊपर हैं, ये तो मतलब हार्मनी के ऊपर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जो कि कहता है, इन विच सेंचुरी डिड द व्हाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका एस्टैब्लिश द सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन। अब देखती हूँ किसको याद है, 20th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 17th सेंचुरी। इन दोनों में से, इन चारों में से कौन सी सेंचुरी में जो है गोरे लोगों ने ये एस्टैब्लिश कर दिया सिस्टम, वही अपार्टाइड रेशियल डोमिनेशन का, तो कौन सी सेंचुरी में किया था? एंड क्लियरली मंडेला जी ने मेंशन किया था, उन्होंने कहा था इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ, चलो एग्जांपल हिंट दे रही हूँ हमारे में इतनी, इन द फर्स्ट ही सेड, ये कही थी उन्होंने बात चैप्टर में, इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ डैश सेंचुरी। हाँ, अभी आंसर नहीं बता रही मैं, डैश लिखो है ना, इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ, यानी शुरुआत का जो फर्स्ट हाफ था, जो फर्स्ट डेकेड चल रहा था 10 साल सेंचुरी के, तब जो है ये गोरे लोग आए थे, कौन से, रेशियल डोमिनेशन लेके। अब जो उन्होंने डिसाइड कर लिया, आपस में वो घुल मिल गए कि अब हम ब्लैक लोगों को जो है डोमिनेट करेंगे या डिस्क्रिमिनेट करेंगे। सो करेक्ट आंसर इज इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, है ना, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्रिस्टल क्लियर? चलिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 32 व्हिच सेज, how does the author describe the system that replaced the previous racial domination? यानी जो मंडेला जी हैं वो अभी का सिस्टम कैसा बताते हैं जिसने पहले वाले सिस्टम को, यानी रेशियल डोमिनेशन पहले सिस्टम चलता था, तो अब जो सिस्टम आया है उसके बारे में नेल्सन मंडेला ने क्या बताया कि भाई वो सिस्टम कैसा है। इज इट ए हार्श एंड इनह्यूमेन, यानी वो बहुत ही खराब सिस्टम है जो अभी आया है, इनह्यूमेन है यानी बिल्कुल इंसानियत नहीं है, लोगों को परेशान करेंगे। बी अथॉरिटेरियन एंड ऑप्रेसिव, यानी लोगों को दबाएंगे और अपनी अथॉरिटी से वो अपने पास रखेंगे। सी अनफेयर एंड इनजस्टिस, यानी नाइंसाफी होगी लोगों के साथ, उनको अपना जस्टिस नहीं मिलेगा। और इज इट डी रिकॉग्नाइजिंग द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल। तो देखते ही आंसर पता चल गया, ऑप्शन डी, कि सभी लोगों को अपना हक मिलेगा और सबको अपनी आजादी मिलेगी, राइट। ओके, अगला सवाल फटाफट से आते हैं, क्वेश्चन 33 जो कि है, हाउ डज द ऑथर फील ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन। लेखक यानी मंडेला जी को इनॉग्रेशन दिन में वो क्या फील कर रहे थे? ए ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, बी डिसअपॉइंटेड एंड बिटर, सी अनइंटरेस्टेड एंड डिटैच्ड, सी ओ डी अनसर्टेन एंड एंशियस। तो ये तीनों तो यार नेगेटिव वाली बातें कर रहे हैं, तो तुम तो हट जाओ साइड में, कि मंडेला जी उस दिन क्या थे, बहुत ही ओवरवेल्म्ड थे, यानी खुशी से जो नहीं आंखें भर आई, ओवरवेल्म्ड यानी बहुत ही आंखें भर आई, कि एक सेंस ऑफ हिस्ट्री की इतिहास क्रिएट हुआ है आज के इतने सालों के गोरों के शासन के बाद, आज फाइनली हमें आजादी मिली है। सो ऑप्शन ए ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ जॉय इज द करेक्ट आंसर। फटाफट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 34, जल्दी जल्दी आंसर देते जाओ, स्पीड बढ़ाओ। What does the author emphasize about the new system in the last sentence? यानी आखिरी सेंटेंस में उन्होंने जो नया सिस्टम, यानी अब जो नया पॉलिटिकल सिस्टम आजादी के बाद वो लाए हैं, तो उसके बारे में और क्या कहा था? ए इट इज टेम्पररी एंड सब्जेक्ट टू चेंज, यानी ये सिस्टम टेम्पररी है और हम बदलाव करते रहेंगे इसमें।
बी इट इज इम्प्रूवमेंट बट स्टिल फ्लॉड, यानी अभी हमने पहले से इम्प्रूव तो किया है, फिर भी कुछ ना कुछ फ्लॉ यानी कुछ ना कुछ गलतियां इसमें हैं। फ्लॉ का मतलब होता है गलती। सी इट गारंटीज द सुप्रीमेसी ऑफ वन रेशियल ग्रुप, तो यहाँ कहते हैं कि हम ये गारंटी देते हैं कि एक रेस का जो ग्रुप है, या तो गोरे या तो काले, वो जो है सुप्रीमेसी मतलब क्या होता है कि ना हाई लेवल पे रहेंगे, है ना, वही लीड करेंगे। या फिर डी इट रिकॉग्नाइजेस द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, वो सभी लोगों के हक और आजादी के लिए है, क्योंकि लड़ाई तो उसी की थी ना, इतने सालों से उसी के लिए लड़ रहे थे। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 35। What was the significance of the South African jets, helicopters and troop carriers flying in perfect formation over the Union buildings during the inauguration? अब यूजुअली क्या है ना कि क्वेश्चन बहुत अलग नहीं होते हैं एक दूसरे से, लेकिन होता है ना पूछने का तरीका अलग होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पीछे भी मिला था, बट मैंने ये किया है कि हर टाइप का क्वेश्चन लाइन उस क्वेश्चन को एग्जामिनर किस तरीके से पूछ सकता है, सो दैट माय स्टूडेंट्स नो ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे आंसर आ जाएगा। So let's read option A. It showcased the military's power and dominance. B. It symbolized the unity and cooperation among different branches of the military. C. It represented a historical milestone in South Africa's transition to democracy. Or is it D. It marked the beginning of a new era of military rule in the country. तो यानी साउथ अफ्रीका के जो जेट्स हेलीकॉप्टर्स थे, वो जो फॉर्मेशन बना रहे थे परफेक्ट सी यूनियन बिल्डिंग के ऊपर, वो क्या दर्शाना चाह रहे थे? तो पहले हमने बात की थी कि अब जो है साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र आ चुका है, तो जो आर्मी थी, जो मिलिट्री थी, वो भी अपनी जो है लॉयल्टी दिखा रही थी कि यस हम जो है डेमोक्रेसी को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं एंड हम गवर्नमेंट का पूरी तरह से साथ देंगे, है ना। सो करेक्ट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन C, it represented a historical milestone in South Africa's transition to democracy, क्योंकि मेन बात किसकी है यहाँ पे? लोकतंत्र की है ना, तो जिस आंसर में लोकतंत्र पे प्रभाव हो आपको उसी आंसर को टिक करके आना है, ठीक है। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 36 on your screen says it was a celebration of South Africa's first dash government, जो सेलिब्रेशन था वो साउथ अफ्रीका का पहली कैसी सरकार का था? A, autocratic and racial, B, democratic and non-racial, C, democratic and racial, या D, monarch and non-racial। 36 का आंसर फटाफट से बताओ। हो सकता है यहाँ पे कोई वर्ड आपको शायद अगर समझ ना आए तो मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। टाइप्स ऑफ, अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट्स होती हैं, ठीक है। ऑटोक्रेटिक, क्योंकि जितने नाम दिए वही बता रही हूँ, है ना, पूरा अपन जो है सिविक्स में नहीं जाएंगे, है ना, पॉलिटिकल साइंस में नहीं जा रहे हैं हम बस सिर्फ आपको जहाँ पे जो मीनिंग वर्ड दिए हैं, तो एटलीस्ट इट्स माय ड्यूटी कि मैं आपको सबका मीनिंग बताऊँ, ठीक है। चलो अच्छा, डेमोक्रेटिक तो सबको पता है ना, क्या हो गई? लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक या लोकतंत्र की सरकार जो होती है ना, जहाँ पे लोग अपने हक से अपनी हक की चीज़ें जो है वहाँ पे कर सकते हैं, उनको राइट्स मिलती है, फ्रीडम मिलती है, पार्टीज होती है जिनके बीच में वो वोट डाल सकते हैं। ऑटोक्रेटिक क्या होता है? ये बेसिकली एक तांत्रिक जिसे कहते हैं ना, एक तांत्रिक यानी एक ही जो है आप मान सकते हो वहां पे एक ही उसका रूल होता है, एक ही मेन पार्टी का रूल होता है, सो दैट इज ऑटोक्रेटिक, एक तांत्रिक हो गई। एंड मोनार्क, मोनार्क तो वही है राजा और रानियों का रूल, यानी किंग्स एंड क्वींस के जब रूल चलते थे ना, जैसे महाराजा औरंगजेब हो गए, क्वीन एलिजाबेथ हो गई, तो ये किंग क्वीन वाले जो रूल थे दैट इज मोनार्क। तो अब साउथ अफ्रीका में क्या आ गई थी? क्लियरली मैम पता है हमें, डेमोक्रेटिक। और दूसरी चीज, उन्हें किससे छुटकारा पाना था? रेसिज्म से। तो कैसी सरकार थी? नॉन रेशियल। रेशियल का मतलब क्या होता है कि रेस के आधार पे बांटना। नॉन रेशियल यानी मतलब क्या होता है? इक्वल, किसी को भी जो है रेस के आधार पे ये लोग जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल, यानी इट वाज अ सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट। ऑल गुड। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 37, फटाफट से बताओ यार इसका आंसर। We have achieved our political emancipation. What is the meaning of emancipation in the given statement? ये statement आपने जो चैप्टर पढ़ा है उसमें से दी गई है। यहाँ पे कहा गया है we have achieved our political emancipation. तो इस पर्टिकुलर लाइन में emancipation का क्या अर्थ है? Is it A, freedom from restriction, B, enslavement, C, slavery, या D, both B and C? यानी हमने क्या अचीव कर लिया, क्या पा लिया है? पॉलिटिकल इमेंसिपेशन,
इमेंसिपेशन वर्ड का मैं ऑलरेडी मतलब बता चुकी हूँ, इसका मतलब होता है आजादी, किसी भी चीज से फ्री होना, फ्रीडम मिलना, यानी कोई बंधन था और उससे फ्रीडम मिलना, तो फ्रीडम भी वर्ड होता है और इमेंसिपेशन भी हम यूज कर सकते हैं। तो करेक्ट मीनिंग क्या हुआ? ऑप्शन ए, फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन। इंस्लेवमेंट और स्लेवरी दोनों का मतलब ये होता है किसी को बंदी बना के रखना या स्लेव बना के रखना, जैसे दास बना के रखते हैं ना, तो इंस्लेवमेंट और स्लेवरी का मतलब सेम है। तो इमेंसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 38, फ्यू मोर क्वेश्चंस टू गो, कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी जल्दी से आंसर बताओ ताकि हम लास्ट में जो है अपना स्कोर देखते जाएं। What do you understand by the term an extraordinary human disaster as said by Nelson Mandela in his speech? Choose the correct quotes. अब यहाँ पे आती हैं इस क्वेश्चन में मैक्सिमम है ना सिली एरर करके आते हो, है ना, कुछ मिस्टेक्स को कहता है ना सिली मिस्टेक हो जाती है। मैम सिली मिस्टेक मतलब आता तो था लेकिन सिली मिस्टेक कर दी। कैसी मिस्टेक मैं बताती हूँ ना, मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को करते हुए सामने सामने जब पेपर सॉल्व करते हैं और ये गलती करते हैं। अब क्या है ये एमसीक्यू है, ठीक है। अब हम ना जल्दबाजी के चक्कर में हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं और कुछ लोग, ये तो क्वेश्चन का ही पार्ट है डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। असली ऑप्शंस तो ये हैं ए बी सी डी, ये तो आपको पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट दी है। आपको क्या करना है, इन चारों स्टेटमेंट में देखना है कौन सी करेक्ट है, 1 2 3 4 में से, है ना, कौन सी करेक्ट है। एंड देन यहाँ पे ए बी सी डी में से कोई एक ऑप्शन टिक करना है। ऐसा मत क्या करो मैम मुझे ये करेक्ट लग रहा है, ये करेक्ट लग रहा है तो वहां टिक कराए, नहीं, यू हैव टू टेल द ऑप्शन कि भाई कौन से ऑप्शन में जो ट्रिपलेट है वो करेक्ट दी गई है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में मैं हमेशा कहती हूँ पेपर जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करो लेकिन जल्दबाजी में नहीं, है ना। जल्दबाजी क्या होती है, खा जाना है क्वेश्चन को। मतलब पता है क्या करते हैं स्टूडेंट, लिटरली ऐसे 3 अक्षर 4 अक्षर पढ़े, अरे एग्जाम पढ़ा था हमने तो ये बुक से पढ़ा था मैंने, आंसर लिखना चालू हो गए। नहीं, लास्ट तक पूरा प्रश्न पढ़ो। जब भी अगर मान लो तुमने बुक में भी पढ़ा है ठीक है, बट रीड द होल क्वेश्चन ट्वाइस सो दैट हो सकता है कहीं एंड में उसने क्वेश्चन पलट दिया हो, होता है ना, हमें दिमाग में फिट है हमने तो याद किया था, बट रीड द क्वेश्चन वेरी नाइसली। ओके, बात समझ आई? तो अब कोशिश करेंगे ये वाले सिली एरर हम नहीं करें। चलिए, तो क्वेश्चन तो समझ आ गया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर क्या कहा था मंडेला जी ने? 1 रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, 2 पॉलिसी ऑफ एपेटाइट, 3 इक्वल राइट्स गिवन, 4 वाइट्स रूल्ड दी कंट्री। इन चारों में से कौन से करेक्ट कोड हैं? ए बी सी डी ऑप्शन है। तो एक एक देख लेते हैं फटाफट। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी ह्यूमन डिजास्टर किसे कहा गया था? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, बिल्कुल सही बात है। पॉलिसी ऑफ अपार्टाइड वही होती है रेशियल डोमिनेशन यानी पक्षपात करना रेस के आधार पे। इक्वल राइट्स गिवन नहीं, इक्वल अगर इक्वल राइट दे देते ये तो ह्यूमन डिजास्टर नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये नहीं आएगा। एंड नंबर 4 वाइट्स रूल्ड दी कंट्री यानी गोरे लोग जो हैं वो उनके देश पे राज करते थे, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो करेक्ट कौन से कोड हुए? 1 2 एंड 4। तो अब आपको क्या करना है, एबीसीडी में से करेक्ट ऑप्शन कहाँ है जहां पे ये तीनों का नाम दिया है? तो पहले ऑप्शन दिख गया, ऑप्शन ए 1 2 एंड 4, सो दिस बिकम्स द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए another question on the screen is question 39 which says who accompanied Nelson Mandela in the ceremony? accompany का मतलब क्या होता है? किसी का साथ देना या उसके साथ जाना, है ना। तो नेल्सन मंडेला जी के साथ सेरेमनी में कौन गया था? कौन गया था यानी उनके घर से बेसिकली कौन था उनके साथ? ए थाबो एम्बेकी, बी ज़ेनानी मंडेला, सी सिसुलू और इज इट डी नन ऑफ द अबव? तो इतना इजी ऑप्शन यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिख रहा है, यानी नेल्सन मंडेला जब सेरेमनी में गए थे तो उनकी बेटी कौन है? ज़ेनानी मंडेला उनके साथ गई थी, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 यानी ये है हमारा आखिरी सवाल, लास्ट क्वेश्चन, फटाफट से बता दीजिए इसका आंसर। द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ब्लैक्स produced heroes like dash and dash। डेकेड्स यानी इतने सालों तक एक्सप्लॉयटेशन हुआ उनका, उन पे दबाव डाला गया ब्लैक्स का, उस दबाव से कौन से हीरो निकले, यानी उन दोनों के नाम आपको बताने हैं। इज इट ए तांबू एंड सिसुलू, बी नेल्सन मंडेला एंड ज़ेनानी, सी थाबो एम्बेकी एंड साइरिल रामाफोसा, और डी ऑल ऑफ द अबव? तो पीछे ही बात करी थी इनकी मैंने, देखो नेल्सन मंडेला और ज़ेनानी की तो बात है ही नहीं यहाँ पे, है ना, उन्होंने अपनी बेटी और खुद की बात नहीं की थी, यहाँ पे कुछ और हीरोज के नाम लिए थे। थाबो एम्बेकी एंड साइरिल रामाफोसा भी नहीं थे इसमें, क्योंकि ये तो कौन थे? उपराष्ट्रपति थे, उनकी बात है। ऑल ऑफ द अबव कैसे ही होगा? करेक्ट आंसर क्या है? तांबू एंड सिसुलू। सो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ब्लैक्स प्रोड्यूस्ड हीरोज लाइक तांबू एंड सिसुलू।
सो करेक्ट आंसर सबने देख लिया है, आखिरी ये क्वेश्चन था। तो करना क्या है लास्ट में, सबको पता है, पलक मैम ने कहा है कि आपको जो है कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर बताने हैं। स्कोर से शर्माना नहीं है, मैम कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं, 40 में से 35 आए, 30 आए, 39 आए और कम आए, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। क्योंकि ये क्या है, ये तैयारी आगे की है यार, अभी की नहीं है ये। मैं ये नहीं चाह रही कि एमसीक्यूज में आपने कोई गलती नहीं करो, गलती करना इज फाइन, लेकिन सबसे बढ़िया बात क्या होगी, जब आप लोग उस गलती से आगे सीखेंगे, राइट। तो जितना स्कोर है हम कोशिश करेंगे कि हम हमेशा जो है 40 आउट ऑफ 40 लाने की कोशिश करें। ठीक है भाई, तो इसी के साथ हम एंड करते हैं इस मजेदार से एमसीक्यू सेशन को। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के अद्भुत बैच पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको बता देती हूँ कि आपके कोई भी फ्रेंड्स, कजिन्स जो भी हो ना, डिफरेंट क्लासेस में, वो सब या इनमें से किसी भी बोर्ड के हों, दे कैन स्टडी फ्रॉम आवर चैनल एब्सोल्युटली फ्री। हाँ जी, यहाँ पे कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, एब्सोल्युटली फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन देता आ रहा है आपको मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। तो जल्द ही मिलते हैं हमारे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।